हेलो एवरीवन। आज हम लोग बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज चैप्टर 6 टॉपिक फिनेंस स्टॉक एंड कमोडिटी मार्केट टर्मिनोलॉजी का पार्ट 2 देखने वाले हैं। इस वीडियो में हमने अल्फाबेट बी और सी से शुरू होने वाले सारे टर्म्स, साथ ही साथ इन टर्म्स से कनेक्टेड जितने भी टर्म्स हैं उसे कवर करने की कोशिश की है। लेकिन कुछ टर्म्स जैसे कि ये सारे, इन्हें हमने ऑलरेडी अपने पार्ट 1 वीडियो में कवर कर लिया है। तो अगर आपको इन टर्म्स के बारे में जानना है सो प्लीज रेफर पार्ट 1। साथ ही ये जो टॉपिक है कॉल ऑप्शंस और उससे कनेक्टेड जितने भी टर्म्स हैं उसे समझाने के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। बाकी सारे टर्मिनोलॉजीज के लिए स्टार्ट करते हैं। पहली डेफिनेशन है हमारी बेड डेट्स, लेकिन बेड डेट्स को समझने से पहले हम देखेंगे डेटर्स एंड क्रेडिट पीरियड। डेटर्स देखो वो लोग होते हैं जिन्होंने आपके बिजनेस से मनी या फिर गुड्स एंड सर्विसेज उधार पर लिए होते हैं। अब जितने टाइम के लिए आपने उधार दिया हुआ है उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं क्रेडिट पीरियड। सो क्रेडिट पीरियड क्या होता है? द लेंथ ऑफ टाइम फॉर विच क्रेडिट इज ग्रांटेड। अगर आपने किसी डेटर को 3 मंथ्स का टाइम पीरियड दिया है तो जब तक ये 3 मंथ्स ओवर नहीं हो जाते ये लोग आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेटर्स की तरह दिखाई देते हैं। डेटर्स हमारे बिजनेस के लिए एसेट होता है, इसीलिए आप इसे बैलेंस शीट में एसेट की तरह दिखाते हैं। ये एसेट इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि इनसे हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला होता है। ये एसेट तो है, लेकिन अगर किसी भी बिजनेस में डेटर्स की मात्रा बहुत ज्यादा दिखाई देती है तो ये कोई अच्छा सिग्नल नहीं है। डेटर्स की मात्रा ज्यादा दिखने का ये मतलब होता है कि आपकी जो कलेक्शन पॉलिसी है वो काफी वीक है, यानी कि आप उधार दे तो देते हो लेकिन आपको रिकवर करने में काफी ज्यादा दिक्कत आती है। इस सिचुएशन में आपके बिजनेस में काफी ज्यादा कैश फ्लो डिफिकल्टीज हो सकती हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि अपने बिजनेस को रन करने के लिए आप अपने डे टू डे एक्सपेंसेस तो कैश में पे करते हो, तो एक हाथ से आपके बिजनेस से पैसे जा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर आपने जो सेल किया है उसका पैसा आपको मिल नहीं रहा। तो कैश इम्बैलेंस की वजह से, एक्सपेंसेस ज्यादा होने की वजह से आपके बिजनेस में कैश क्राइसिस आ सकते हैं। अब डेटर्स जो होते हैं वो कोई कंपनी भी हो सकती है। अगर आपने कंपनी को उधार दिया है तो डेटर आपकी कंपनी भी हो सकते हैं या फिर कोई इंडिविजुअल भी हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि बेड डेट क्या होता है। देखो, ये जो डेटर्स होते हैं उन्हें क्रेडिट पीरियड ओवर होने के बाद अपने पैसे लौटा देने चाहिए, लेकिन कई बार हम ऐसा देखते हैं कि क्रेडिट पीरियड ओवर होने के बावजूद भी, डेटर्स को बार बार रिमाइंड कराने के बावजूद भी वो लोग पैसे नहीं देते। अब ऐसा हो सकता है कि वो देना नहीं चाहते या फिर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने की वजह से वो दे नहीं पाते। तो जब हमें ये पक्का पता चल जाता है कि ये जो पैसे हैं अब हमें रिकवर नहीं होने वाले, तो उस सिचुएशन में हम ये इरिकवरेबल डेट्स को हम लोग बेड डेट मान लेते हैं। और क्योंकि ये हमारे बिजनेस के एक तरीके का लॉस है, इसीलिए हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसे लॉस की तरह राइट ऑफ कर देते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? बेड डेट्स आर द अमाउंट ओड टू द कंपनी दैट आर नॉट गोइंग टू बी पेड। आपको पता है कि ये भी रिकवर होने वाला नहीं है। An account receivable become a bad debt when it is recognized that it won't be paid. अगर आपको पता चल गया है ना कि अब ये रिकवर नहीं होने वाला, ठीक है, तो आप उसे बेड डेट मान लेते हो। समटाइम बेड डेट्स आर रिटन ऑफ व्हेन रिकॉग्नाइज्ड, और आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से राइट ऑफ कर देते हो, पीएनएल में से डेबिट कर देते हो। फिर आता है क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स डेटर्स का ही एक अपोजिट टर्म होता है। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनसे आपके बिजनेस ने कुछ गुड्स एंड सर्विसेज या फिर मनी उधार पे लिया हुआ है कुछ सीमित समय के लिए। डेटर्स की तरह ही क्रेडिटर्स की वैल्यू भी हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाते हैं। क्रेडिटर्स हमारे बिजनेस के लिए लायबिलिटीज होती हैं क्योंकि इन्हें हमें फ्यूचर में कुछ पैसे या कुछ मनी रिटर्न करना पड़ता है। मनी या फिर गुड्स एंड सर्विसेज हमें उन्हें फ्यूचर में देनी पड़ती है, इसीलिए ये हमारे बिजनेस के लिए क्या होते हैं? लायबिलिटी की तरह हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाई देती हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी एट द सिंगल स्पेसिफाइड टाइम। तो बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें आप अपनी कंपनी की या अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन दिखाते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन का ये मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर डेट पे आपकी कंपनी की पोजीशन क्या है, एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितनी है। आपके एसेट्स जैसे कि लैंड कितनी है, बिल्डिंग कितनी है, करंट एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज जैसे कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कितनी है, शेयर होल्डिंग्स कितनी है, ठीक है, करंट लायबिलिटी कितनी है। तो अगर आप ये पोजीशन को फाइनेंशियल टर्म्स में देखना चाहते हैं तो आप एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसका नाम होता है बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट यूजुअली हम लोग लास्ट डे ऑफ अ पीरियड बनाते हैं। जैसे कि अगर आप मंथली बैलेंस शीट बना रहे हैं तो मंथ के एंड में बनाएंगे, क्वार्टरली बैलेंस शीट बनाते हैं तो क्वार्टर के एंड में, और यूजुअली हम जो बैलेंस शीट बनाते हैं वो फाइनेंशियल ईयर के एंड में बनाते हैं, यानी कि 31 मार्च को बैलेंस शीट बनाई जाती है।
जो भी कंपनीज होती हैं जैसे कि प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग इन्हें फाइनेंशियल ईयर के एंड में बैलेंस शीट बनाना इनके लिए कंपलसरी होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी बॉन्ड। तो ये मैं आपको बता दूं कि जो भी बिजनेस होते हैं, हम यहाँ पे कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो कंपनी को चलने के लिए या किसी भी बिजनेस को चलने के लिए आपको पता है पैसों की जरूरत पड़ती है। फिनेंस इज कंसिडर्ड एज लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। तो अब ये पैसे जो कंपनी को चाहिए होते हैं वो कंपनी यूजुअली मार्केट से बोरो करती है। तो कंपनी शेयर्स भी इशू कर सकती है पैसे की कमी को पूरा करने के लिए, और कंपनी जो है वो बोरोड फंड्स भी ले सकती है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, कंपनी के पास दो ऑप्शंस है, या तो वो ओनर्स फंड ले ले यानी कि शेयर्स इशू कर ले, या तो फिर वो बोरोड फंड्स ले ले, ठीक है, उधार का पैसा। अब बोरोड फंड में क्या क्या हो सकता है कि कंपनी जो है वो किसी बैंक से, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले ले, या फिर जो है वो कंपनी डिबेंचर्स इशू कर सकती है, या फिर कंपनी जो है वो बॉन्ड भी इशू करती है। ठीक है, सो बॉन्ड एक तरीके का आप समझ लो बोरोड फंड्स ही है कंपनी के लिए, एक तरीके का लोन ही है कंपनी के लिए। ठीक है, अब जब भी कंपनी बॉन्ड इशू करती है तो जितने भी लोगों ने कंपनी के बॉन्ड्स परचेज किए होते हैं वो कंपनी को एक तरीके से क्या दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं। और कंपनी उनको एक डॉक्यूमेंट देती है जिसपे कंपनी बेसिकली प्रॉमिस करती है कि आपसे लिया गया जितना भी अमाउंट है वो हम आपको एक पर्टिकुलर डेट पे पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पे कर देंगे। तो बेसिकली एक प्रॉमिसरी नोट है कंपनी की तरफ से जो अपने बॉन्ड होल्डर्स को दिया जाता है। ये एक रिटर्न रिकॉर्ड है, ठीक है, लिखित में आपको दिया जाता है ताकि आपके पास प्रूफ रहे कि कंपनी ने आपसे जो है वो लोन लिया है, और मैच्योरिटी डेट पे आप ये डॉक्यूमेंट दिखा करके कंपनी से पैसा और इंटरेस्ट दोनों रिकवर कर सको। अब ये जो बॉन्ड होता है ना, उसके वैसे तो कई टाइप हैं। अब आपकी इस बुक में जो है वो दो टाइप के बारे में जिक्र किया हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे। बॉन्ड रजिस्टर्ड बॉन्ड भी हो सकते हैं और बॉन्ड बेरर बॉन्ड भी हो सकते हैं। बेरर बॉन्ड्स को हम लोग अनरजिस्टर्ड बॉन्ड्स भी कहते हैं। रजिस्टर्ड बॉन्ड क्या होते हैं? जब भी कंपनी रजिस्टर्ड बॉन्ड इशू करती है तो जिन भी लोगों ने ये बॉन्ड खरीदे हैं यानी कि बॉन्ड होल्डर्स, उनका नाम कंपनी अपने रजिस्टर ऑफ बॉन्ड होल्डर्स में लिखती है, और साथ ही साथ जो सर्टिफिकेट आपको देती है ना, बॉन्ड सर्टिफिकेट, उस पे भी आपका नाम लिखा होता है कि आप ओनर है इस बॉन्ड के। जबकि अगर कंपनी बेरर बॉन्ड इशू करती है तो आपका नाम कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं होता, ना ही रजिस्टर ऑफ बॉन्ड होल्डर्स में, ना ही सर्टिफिकेट पे आपका नाम लिखा होता है। ठीक है, सो अगर देखो इसका इम्पैक्ट क्या होता है, अगर आप कंपनी के रजिस्टर्ड बॉन्ड होल्डर्स हो, तो अगर आपने कंपनी का रजिस्टर्ड बॉन्ड खरीदा है, लेकिन आप अब खरीद तो लिया, पैसे तो दे दिए कंपनी को, लेकिन ये पैसे मान लो कि आपको 5 साल के बाद कंपनी लौटाएगी, और आप जो है वो इतना समय रुकना नहीं चाहते, आप मैच्योरिटी डेट तक आप रुकना नहीं चाहते, आपको क्या है, पैसे की कमी हो रही है, तो आप इस बॉन्ड को ट्रांसफर भी कर सकते हैं, किसी और को बेच भी सकते हैं। तो अगर आप रजिस्टर्ड बॉन्ड किसी को सेल करती हो, ट्रांसफर करती हो ना, तो उसमें क्या होगा, आपकी बहुत लेंथी प्रोसीजर है, वो ट्रांसफर डॉक्यूमेंट आपको बनाना पड़ेगा, कंपनी को सबमिट करना पड़ेगा, इसमें क्या कि काफी ज्यादा समय भी निकल जाता है। लेकिन अब अगर आपके पास बेरर बॉन्ड है तो इसका ट्रांसफर काफी आसान होता है। अगर मिस्टर ए के पास बेरर बॉन्ड है और वो मिस्टर बी को ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो कोई ट्रांसफर डॉक्यूमेंट नहीं, कोई फॉर्मेलिटीज नहीं, सिर्फ क्या करना है, मिस्टर ए को ये जो बॉन्ड सर्टिफिकेट है वो मिस्टर बी को डिलीवर कर देना है। तो बाय मियर डिलीवरी आप क्या कर सकते हैं, इस बॉन्ड को ट्रांसफर कर सकते हैं, मिस्टर बी को ओनर बना सकते हैं। बेरर बॉन्ड्स या किसी भी बेरर इंस्ट्रूमेंट में ऐसा ही होता है कि जिसके हाथ में वो सर्टिफिकेट है वही ओनर कहलाता है, और वही कंपनी को ये सर्टिफिकेट दिखाकर मनी रिकवर कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी आती है बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू की जो डेफिनेशन आपकी बुक में है वो दो डेफिनेशन दी हुई है। पहली डेफिनेशन इस बुक वैल्यू ऑफ कंपनी की। बुक वैल्यू ऑफ कंपनी हम कैसे निकालते हैं, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी से आप कंपनी की बुक वैल्यू ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो अब जैसे कि मैंने यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल बैलेंस शीट बना दी है। टोटल एसेट्स का मतलब क्या होगा, जितने भी कंपनी के टोटल टेंजिबल एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स का अगर मैं टोटल कर दूं तो वो हमारे केस में कितना आ रहा है, 1,50,000। माइनस करनी है आपको टोटल लायबिलिटीज, करंट एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, हमारे केस में 30,000 है। तो अगर आप 1,50,000 में से 30,000 माइनस कर दें तो कंपनी की बुक वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1,20,000। थोड़ा ध्यान से देखें तो 1,20,000 किसकी वैल्यू है, इक्विटी प्लस रिजर्व की। इसका मतलब है इक्विटी प्लस रिजर्व करके भी आपको बुक वैल्यू मिल सकती है। तो यहाँ पे दो फॉर्मूला आपके बनते हैं बुक वैल्यू निकालने की, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज कर सकते हो, या फिर आप इक्विटी प्लस रिजर्व कर लो तो भी आपको कंपनी की बुक वैल्यू मिल जाती है। नेक्स्ट डेफिनेशन जो आपको बुक वैल्यू की लिखी हुई है वो है बुक वैल्यू ऑफ एसेट। तो बुक वैल्यू ऑफ एसेट क्या होता है, इट इज द वैल्यू व्हिच इज रिकॉर्डेड इन कंपनीज बुक्स और फाइनेंशियल रिपोर्ट।
तो जो वैल्यू एसेट की आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करी है वही उस एसेट की क्या कहलाएगी, बुक वैल्यू। तो अगर आपने कोई लैंड परचेज करी है, ठीक है, 2010 में, और आपने वो लैंड अगर 1,20,000 में परचेज करी है, तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लैंड कितने प्राइस पे दिखेगी, 1,20,000 पे, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि अगर आप इस लैंड को 2020 में सेल करना चाहते हैं 10 साल बाद, तो आपको क्या लगता है, आपको सेम ही वैल्यू मिलेगी, 1,20,000 मिलेगा इस लैंड का? नहीं, अलग मिल सकता है ना भाव। मार्केट वैल्यू को ही हम यहाँ पे ट्रू वैल्यू कह रहे हैं। तो जो इस लैंड की असली वैल्यू इस समय 2020 पे मार्केट वैल्यू में होगी, वो अलग हो सकती है। बुक वैल्यू से ज्यादा भी हो सकती है, बुक वैल्यू से कम भी हो सकती है। तो अगर आप लैंड मार्केट में बेचने गए, हो सकता है इस वक्त आपको उसके 2 लाख रुपए मिल जाए, ज्यादा मिले, फिर कम भी मिल सकते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, बुक वैल्यू इज ऑफन डिफरेंट देन ट्रू वैल्यू, इट मे बी मोर और लेस। आपके मार्केट वैल्यू से आपकी बुक वैल्यू कम या ज्यादा हो सकती है। नेक्स्ट डेफिनेशन में यहाँ पे देख रहे हैं ब्रेक इवन पॉइंट। सो ब्रेक इवन पॉइंट, हम उस पॉइंट को कहते हैं जहां पे आपके टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंसेस बिल्कुल इक्वल हो जाते हैं। सो अगर किसी कंपनी ने सेल्स किया और सेल्स से उन्हें जो है वो रिवेन्यू मान लीजिए कि 1 लाख रुपीस की हुई, तो यहाँ पे कंपनी की इनकम कितनी हुई, 1 लाख रुपीस की। और इस इनकम को अर्न करने के लिए कंपनी ने एक्सपेंसेस किए हैं कितने, 1 लाख रुपीस के। तो यहाँ पे इनकम एक्सपेंस के बराबर हो गई। तो इस सिचुएशन को हम कहेंगे कि आपने ब्रेक इवन अचीव किया है। ना आपको प्रॉफिट हुआ ना आपको लॉस हुआ, आप तो क्या है कि बिल्कुल बीच में रह गए, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, ब्रेक इवन पॉइंट इज ऑफन एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ यूनिट्स दैट मस्ट बी सोल्ड टू प्रोड्यूस द रेवेन्यूज एग्जैक्टली इक्वल टू द एक्सपेंस। तो अब कंपनीज यूजुअली क्या करती हैं, ऐसा बेसिकली सेल्स यूनिट फाइंड करती है, ऐसे नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड करती हैं जो उन्हें सेल करने चाहिए अगर उन्हें ब्रेक इवन अचीव करना है, ठीक है। इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। ठीक, एग्जांपल है आपके लिए। मान लीजिए कि कोई कंपनी ने प्रोडक्शन किया है एक मंथ में 1000 यूनिट्स, और हर यूनिट को बनाने के लिए कंपनी का खर्चा कितना लगा, 15 यूनिट। तो कंपनी का टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा, है ना। 1000 इंटू 15, ये कंपनी का टोटल कॉस्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए कि कंपनी जो है इस यूनिट्स को सेल करती है मार्केट में एट द प्राइस ऑफ 20 पर यूनिट। तो अब आपको फाइंड करना है कि कंपनी को कितने यूनिट सेल करने चाहिए ताकि उनका टोटल कॉस्ट रिकवर हो जाए, कंपनी को ब्रेक इवन हो जाए। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, अगर कंपनी एक यूनिट सेल करती है तो उसे कितना मिल जाता है, 20 रुपीज मिल जाता है। तो यहाँ तो कंपनी को 15,000 रुपीज चाहिए, वही उसका कॉस्ट है। तो उसके लिए उसको कितने यूनिट सेल करने चाहिए, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आपको आंसर मिल जाता है। सो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 20 अगर आप करते हो तो आपका आंसर क्या आता है, 750। तो अगर आप 750 यूनिट सेल करते हो तो आपको 15,000 रुपीज मिल जाएंगे, और आपका इनकम और आपके एक्सपेंसेस इक्वल हो जाएंगे, आपको ब्रेक इवन मिल जाएगा, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, सेल्स अबाउ द ब्रेक इवन पॉइंट प्रोड्यूस प्रॉफिट एंड बिलो प्रोड्यूसेस लॉस। लॉजिक है बिल्कुल। अगर आपने 750 जो कि आपका ब्रेक इवन यूनिट्स है उससे ज्यादा सेल किया तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा ना। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपने 800 यूनिट सेल की और हर यूनिट को आप 20 रुपीज के भाव से सेल करते हो तो कितना मिलेगा आपको, 16,000। लेकिन आपका एक्सपेंसेस कितने, टोटल एक्सपेंस 15,000, तो आपको क्या मिला, 1,000 रुपीज का प्रॉफिट मिला, ठीक है। तो वही बात लिखी है कि ब्रेक इवन से ऊपर सेल कर पाते हो तो प्रॉफिट, उससे नीचे सेल करोगे तो क्या हो जाएगा, लॉस। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी बजट। तो बजट इज अ डिटेल्ड प्लान फॉर फ्यूचर यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन फॉर्मल क्वांटिटेटिव टर्म्स। तो बजट बेसिकली आप इतना समझ लो कि ये एक फ्यूचर के रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट होता है। इस डॉक्यूमेंट में हम क्या लिखते हैं, जैसे कि इधर मैंने एग्जांपल आपको बताया कि बजट जो है वो फैमिलीज भी बनाती हैं, ठीक है। आप भी अपने लिए बजट बना सकते हो, जैसे कि एक सिंपल बजट मैं अगर अपने लिए बना रही हूँ। बजट एक बात समझो कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बनता है, एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए बनता है। तो जैसे कि अगर मैं बजट बना रही हूँ कि नवंबर 2020 में मेरी ना इतनी इनकम होगी, जो इनकम होगी एस्टिमेटेड इनकम मैं वो यहाँ पे लिख दूंगी। मान लीजिए कि मुझे लगता है कि नवंबर 2020 में मेरी इनकम 50,000 रुपीज की होगी, तो मैंने एस्टिमेट किया अलग अलग सोर्सेज से मेरी कितनी इनकम होगी, और फिर एक्सपेंसेस कितने होंगे तो वो आप एस्टिमेट कर दो, ठीक है, कि कौन से सोर्स से आपकी कितनी एक्सपेंस होगी, ठीक है। सो अगर मेरे एक्सपेंसेस 30,000 के होते हैं तो ये सब क्या एस्टिमेटेड है, अभी नवंबर आया थोड़ी है, अभी तो क्या सिर्फ हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि आने वाले समय में आप
कहाँ से अर्न करेंगे, आप कहाँ पे एक्सपेंस करेंगे, तो उसका आपने क्या बनाया, डिटेल्ड प्लान बनाया है कि फ्यूचर में आप कहाँ से फाइनेंशियल रिसोर्सेज को एक्वायर करोगे और कहाँ पे उसे यूज करोगे। तो ऐसा जो आप डॉक्यूमेंट अगर बना लेते हो तो उससे आप क्या कहते हो, बजट कहते हो। अब बजट में चीजें क्वांटिटेटिव टर्म्स में लिखी जाती है, यानी कि न्यूमेरिक टर्म्स में लिखी जाती है ना, न्यूमेरिक टर्म्स में लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप जो भी लिख रहे हो वो आप रुपीज टर्म्स में लिख रहे हो तो नंबर ही हुआ। अब इसी तरीके से कंपनी के जो अलग अलग डिपार्टमेंट है वो भी बजट बनाते हैं। मान लीजिए कंपनी का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वो बजट बना सकता है कि आने वाले महीने में हम कितना प्रोडक्शन करेंगे यूनिट्स में। वो प्रोडक्शन करने के लिए आपको कितना रॉ मटेरियल चाहिए होगा, कितने दूसरे रिसोर्सेज चाहिए होंगे, ठीक है। तो प्रोडक्शन बजट भी होता है, आपका सेल्स बजट भी होता है। अलग अलग कंपनी के डिपार्टमेंट अपना अपना बजट बनाते हैं। उससे उससे क्या होता है कि आपको थोड़ा ऐसे तैयारी करने को मिलता है ना। आप जो है अगर आपने बजट बनाया हुआ है तो आप एक्सपेंसेस को फिर सोच समझ के करेंगे कि आपके पास एक स्टैंडर्ड आपने बना लिया है कि इतना खर्चा मुझे करना है, ठीक है। तो एक कंट्रोल के साथ हम चल पाते हैं अगर आपने ऑलरेडी बजट बना लिया है तो। अब बजट से कनेक्टेड दो डेफिनेशन है यहाँ पे, कैपिटल बजटिंग और कैश बजट, ठीक है। अब कैपिटल बजट क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एक्सपेंडिचर ऑन एसेट्स हुज कैश फ्लोज आर एक्सपेक्टेड टू एक्सटेंड बियॉन्ड 1 ईयर। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि अगर कंपनी कभी भी ऐसे एसेट्स को परचेज करती है कि जिनका जो फायदा है वो हमें 1 साल से ज्यादा होता है। 1 साल से ज्यादा कौन से एसेट्स का हमें फायदा मिलता है, फिक्स एसेट्स का, है ना। जैसे कि अगर आप कोई मशीन परचेज कर रहे हो तो मशीन के पीछे आप आज खर्चा करते हो, लेकिन मशीन का फायदा आपको कई सालों तक हो सकता है। मान लीजिए 5 साल तक, तो 5 साल तक आप उस मशीन का यूज करोगे, प्रोडक्शन करोगे, उसे सेल करोगे, तो आपको इनकम जनरेट होती है। तो अगर कंपनी कभी भी ऐसे फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने वाली होती है तो वो ऐसे ही जाकर के मार्केट में नहीं परचेज करके आती, वो पूरी प्लानिंग करती है कि भाई ये अगर फिक्स्ड एसेट परचेज करते हैं, मशीन ए परचेज करते हैं तो उसके पीछे कितना खर्चा होगा। अगर आज इतना खर्चा करते हैं तो आने वाले 5 सालों तक कितना फायदा हो सकता है, ठीक है। तो ये पूरा एस्टिमेशन चलता है, कितना खर्चा होगा, कितना फायदा होगा, ठीक है। और फिर अगर कंपनी को लगता है कि फायदा ज्यादा है कंपेयर टू द एक्सपेंस, तो ही फिर वो क्या करते हैं, एक्सपेंस करते हैं। तो ये जो पूरा प्लानिंग से फिक्स्ड एसेट्स के पीछे जो प्लानिंग करी जाती है, बजट बनाया जाता है फिक्स्ड एसेट्स की परचेज के लिए, तो उसे आप कहते हो कैपिटल बजट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जब आपको करनी होती है तो उसके लिए जो बजट बनाते हैं उसे हम कहते हैं आपका कैपिटल बजट। कैश बजट, अब कैश बजट कंपनी इसलिए बनाती है ताकि उसे पता चले कि फ्यूचर में उसकी कैश पोजीशन क्या होगी, ठीक है। तो क्या लिख रहे हैं, इट इज अ टेबल शोइंग द कैश फ्लोज। कैश फ्लो जैसे कि आप मान लीजिए कि मुझे जानना है कि आने वाले अगले साल में मेरी कैश पोजीशन क्या होगी, तो मैं कैसे एस्टिमेट करूंगी, मैं देखूंगी कि मुझे कैश में इनकम कहाँ कहाँ से होने वाली है, कैश रिसिट कहाँ कहाँ से होगी, ठीक है। फिर मैं वो कैश कहाँ कहाँ पे डिसबर्स यानी कि कहाँ कहाँ पे उसे खर्च करूंगी, और फाइनली कितना पैसा मेरे पास बचेगा, मेरी कैश में हाथ में कितना कैश बचेगा, कैश पोजीशन क्या होगी। तो ये दिखाता हुआ बजट कि कहाँ से कैश आएगा, कहाँ पे कैश पे करोगे, अल्टीमेटली कितना बैलेंस बचेगा, ऐसा दिखाता हुआ जो बजट होता है ना, तो आप अगेन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए बनाते हो, उसे हम क्या कहेंगे यहाँ पे, कैश बजट कहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी बिजनेस डे। अच्छा, अभी डेफिनेशन स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो तीनों डेफिनेशन है वो स्टॉक मार्केट के रिलेटेड है, बिल्कुल स्टॉक मार्केट से कनेक्टेड है। तो अगेन जिन लोगों ने भी मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है, पार्ट 1 नहीं देखा है, तो प्लीज पहले आप वो देख लें, क्योंकि अब इसके बाद जहां पे भी हम स्टॉक मार्केट की बात करेंगे उसे अगर आपको इजीली समझना है तो वो पार्ट 1 वाली वीडियो आपको बड़ी काम आएगी। उसमें मैंने आपको बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट समझाया हुआ है। सो प्लीज थोड़ा समय निकाल के पहले वो देखें, फिर इस वीडियो पे आए। पहले डेफिनेशन यहाँ पे क्या है, बिजनेस डे। तो क्या शेयर बाजार जो होता है ना, स्टॉक मार्केट, वहां पे आप क्या कर सकते हो, शेयर्स की खरीदी बेची कर सकते हो। अगर आपको रिलायंस के शेयर्स परचेस करने हैं, टाटा के शेयर्स परचेस करने हैं, कर सकते हो सेकेंडरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट क्या है, ये शेयर बाजार। लेकिन अब ये आपको पता होना चाहिए कि जो आपका शेयर बाजार है वो 24/7 नहीं ओपन होता, 24 घंटे 7 दिन खुला नहीं होता। तो जिन दिनों पे शेयर मार्केट ओपन है, जिन दिनों पे आप खरीदी बेची कर सकते हो, उन दिनों को अपन क्या कहते हैं, बिजनेस डेज। तो बिजनेस डेज क्या होते हैं स्टॉक मार्केट के, 5 दिन होते हैं, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे को ऑफ रहेगा, उस दिन आप खरीदी बेची नहीं कर पाओगे। साथ ही साथ अगर कोई पब्लिक हॉलिडे आ जाती है ना, 15 अगस्त, 26 जनवरी, तो उस दिन भी आप खरीदी बेची नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस दिन भी आपका स्टॉक मार्केट बंद रहेगा, ठीक है। फिर अब ये भी बात आप समझो कि वो 24 घंटे भी आपका स्टॉक मार्केट नहीं ओपन होता, आप 24 के 24 घंटे आप खरीदी बेची नहीं कर सकते।
तो जो आपका स्टॉक मार्केट ओपन होता है वो सुबह 9 बजे हो जाता है, 9 o'clock इन द मॉर्निंग से लेकर के दोपहर के 3:30 बजे तक जो है वो आपका स्टॉक मार्केट ओपन होता है, ठीक है। लेकिन ये जो टाइम पीरियड है ना 9 बजे से 3:30 बजे तक का, इसे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो जो 15 मिनट्स का टाइम होता है 9 से लेकर के 9:15, 9 बजे से लेकर के 9:15 बजे तक का जो समय होता है इसे हम कहते हैं प्री ओपनिंग सेशन। और फिर जो 9:15 बजे से 3:30 बजे तक का टाइम होता है उसे हम कहते हैं आपका ट्रेडिंग सेशन। अब इनमें फर्क क्या होता है? तो आपके बुक के अनुसार ये जो शुरुआत का 15 मिनट का समय होता है, इस पीरियड में हम क्या कर सकते हैं, इस पीरियड में आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अगर आपको किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, बेचने हैं, तो आप अपने ब्रोकर के पास उसका ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। अगर आपने ऑर्डर दे दिया और आपको अब ये ऑर्डर मॉडिफाई करना है, चेंज करना है, तो आप वो चेंज भी कर सकते हो। अगर आपको अपने दिए गए ऑर्डर को कैंसिल करना है तो वो भी आप इस 15 मिनट में कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर बुक, ठीक है। लेकिन मैं अगर आपको रियल लाइफ सिनेरियो बताऊं तो ये जो 15 मिनट का समय होता है ना, इसे रियल लाइफ में 3 कैटेगरी में डिवाइड किया होता है। तो ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है, ठीक है। आपकी बुक में तो बस यहाँ तक ही लिखा है, तो यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सिर्फ मैंने आपको नॉलेज के लिए यहाँ पे बता रही हूँ। ये जो 15 मिनट्स का टाइम पीरियड होता है उसका जो पहला पार्ट होता है वो 9 बजे से 9:08 तक का होता है। ये जो 8 मिनट का समय होता है एक्चुअली में बस यही टाइम पीरियड होता है जिसमें आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो और कैंसिल कर सकते हो, इसके बाद नहीं। उसके बाद जो 9:08 से 9:12 तक का टाइम पीरियड होता है ना 4 मिनट का, इसमें सिर्फ क्या होती है, ऑर्डर मैचिंग होती है। ऑर्डर मैचिंग का क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने जो है वो ऐसा ऑर्डर दिया है कि आपको रिलायंस के 100 शेयर्स जो है वो 50 रुपए में परचेज करने हैं, 50 रुपीज पर शेयर। तो अब मैच होगा, भाई आप तो परचेज करना चाहते हो 50 रुपए में, पर क्या कोई देने को तैयार है, कोई सेल करने को तैयार है? क्योंकि ट्रांजेक्शन तो तभी हो पाएगा ना, ट्रेडिंग तो तभी हो पाएगी जब बायर्स और सेलर्स दोनों मौजूद हैं। तो अब इस 4 मिनट में जो सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम है, वो पूरा टैली करने की कोशिश करता है कि खरीदार मौजूद है या नहीं, बेचने वाले मौजूद है या नहीं। और अगर मान लो कि जिस प्राइस पे आप खरीदने को तैयार हो और सामने कोई बेचने को भी तैयार है, तो क्या हो जाएगा, ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा और हमें प्राइस मिल जाएगी कि भाई पहला ट्रांजेक्शन जो है वो 50 रुपए में हो गया, 50 रुपए में रिलायंस के शेयर्स की खरीदी बेची हुई है। तो इस 4 मिनट में सिर्फ इस तरीके से मैचिंग ही होता है, डिमांड सप्लाई को बैलेंस करने की कोशिश करी जाती है और प्राइस फाइंड करने की कोशिश करी जाती है। फिर जो बाकी बचा 3 मिनट का समय है 9:12 से 9:15, ये 3 मिनट बेसिकली बफर पीरियड होता है, यानी कि इस पीरियड में एक्चुअली कुछ नहीं होता, ठीक है, ट्रांजिशन पीरियड है, कुछ नहीं होता इस पीरियड में, फ्री पीरियड होता है। फिर हम आ जाते हैं अपने ट्रेडिंग सेशन पे, क्या लिखा है, द पीरियड ऑफ टाइम द स्टॉक मार्केट इज ओपन फॉर ट्रेडिंग फॉर बोथ सेलर्स एंड बायर्स, विद इन दिस टाइम फ्रेम ऑल द ऑर्डर्स ऑफ द डे मस्ट बी प्लेस्ड एंड एग्जीक्यूटेड। तो ये वो टाइम पीरियड होता है जिसपे रियल ट्रेडिंग हो रही होती है, खरीदी बेची हो रही होती है ना, बायर्स सेलर्स दोनों ही जो है वो बेचना चाहते हैं वो बेचते हैं, जिन्हें खरीदना है वो खरीदते हैं, ठीक है। इवन जो प्री ओपनिंग सेशन में आपने ऑर्डर प्लेस किया है उसका भी एग्जीक्यूशन इसी पीरियड में होगा। अगर आपने ऑर्डर प्लेस किया है बाय का तो आपको शेयर्स इस पीरियड में मिल जाएंगे, ठीक है, ट्रेडिंग सेशन में। नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी आती है बेस प्राइस। तो बेस प्राइस क्या होता है, दिस इज द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी एट द बिगिनिंग ऑफ ट्रेडिंग डे, बिगिनिंग ऑफ ट्रेडिंग डे, यानी कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ओपनिंग प्राइस, ओपनिंग जो प्राइस होगा वही आपका क्या होगा, बेस प्राइस होगा। जो ट्रेडिंग डे की शुरुआत में जो पहला आपको प्राइस मिला जिसपे कोई ट्रेड हुई है, उस प्राइस को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, बेस प्राइस। मैंने आपके एग्जाम्पल के तौर पे आपके लिए ये बनाया है, आपको क्लैरिटी, आपको इजीली समझ आ जाएगा क्या लिखा है। देखो मान लीजिए कि आज वेनेसडे है, ठीक है, और वेनेसडे के दिन क्या हुआ कि अलग अलग लोग जो है वो अलग अलग प्राइस पे कुछ डिमांड प्लेस कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि हम रिलायंस के शेयर्स की बात करते हैं, तो मान लीजिए कि रिलायंस के शेयर्स कुछ लोग जो है वो 20 शेयर्स परचेस करना चाहते हैं एट द प्राइस ऑफ 101, लेकिन सामने इस प्राइस पे कोई सेल करने को तैयार ही नहीं है, कोई सप्लाई नहीं आ रही है। तो क्या इस पे कोई ट्रेड होगी? तो इस प्राइस पे तो कोई ट्रेड नहीं हो पाएगी, क्योंकि ट्रेड के लिए तो आपको पता है बायर्स एंड सेलर्स दोनों मौजूद होने चाहिए। फिर 102 के भाव पे लोग 15 शेयर्स खरीदना चाहते हैं और इस प्राइस पे भी कोई सप्लाई करने को रेडी नहीं है। प्राइस जैसे जैसे बढ़ रही है आप देख रहे हो डिमांड कम होती जा रही है, ठीक है। तो जो नॉर्मल डिमांड सप्लाई के फंडा है वो आपके शेयर बाजार में भी एप्लीकेबल है। अब 103 के प्राइस पे क्या हुआ, लोग 10 शेयर्स परचेस करने को तैयार है और सामने सप्लाई 8 शेयर्स की है। तब सोचो क्या इस पे ट्रेड होगी? ट्रेड हो जाएगी, है ना, क्योंकि 103 पे कुछ लोग खरीदने को भी तैयार है और बेचने को भी तैयार है। लेकिन यहाँ पे ट्रेड कितने की होगी? 8 ही शेयर्स की ट्रेड हो पाएगी, ठीक है। और ये जो है वो आपकी पहली ट्रेड है अगर दिन की,
तो यही 103 क्या हो जाएगा आपका बेस प्राइस, क्योंकि ये वो पहला प्राइस है जिसपे कोई ट्रेड हो पाई आज के दिन की। ठीक है, तो इसे आप क्या कह दोगे, ट्रेड प्राइस या बिगनिंग प्राइस है। अब क्लोज प्राइस जो है वो बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। क्लोज प्राइस क्या होता है, फाइनल प्राइस, यानी कि लास्ट प्राइस जिसपे कोई ट्रेड हुई है। तो हमारा जो शेयर बाजार है आपने अभी देखा 3:30 बजे तक दोपहर तक खुला रहता है। तो मान लीजिए कि 3:30 बजे से पहले जो भी कोई लास्ट ट्रेड हुई है जिस भी प्राइस पे, अगर मैं मान लूं कि रिलायंस के शेयर्स की लास्ट ट्रेड मान लीजिए कि 2 बजे हुई है और उसके बाद कोई ट्रेड हुई नहीं, तो लास्ट ट्रेड अगर 2 बजे की हुई है तो हम देखेंगे कि भाई 2 बजे जो भी शेयर्स की ट्रेड हुई है उसका प्राइस क्या है। मान लीजिए कि उसका प्राइस है 105 और उसके बाद तो कोई ट्रेड हुई नहीं, तो 105 फाइनल प्राइस है रिलायंस के शेयर्स का आज के दिन का, तो वही क्या हो जाएगा आपका क्लोज प्राइस हो जाएगा। ठीक है, फिर आपकी डेफिनेशन आती है बास्केट ट्रेडिंग। लेकिन बास्केट ट्रेडिंग को समझने के लिए पहले मैं आपको दो टर्म्स दूसरे पढ़ाऊंगी, उसके बाद हम इस डेफिनेशन पे आएंगे। वो टर्म्स है आपके डाइवर्सिफिकेशन एंड पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ मैंने लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। क्यों ऐसा, क्योंकि अब थोड़ा समझो कि अगर आपने सारे के सारे अंडे एक ही थैली में डाल दिए और अगर वो थैली आपके हाथों से छूट गई तो क्या होगा, आपका पूरा पूरा लॉस हो जाएगा। ये काफी रिस्की है कि अगर आपने सारा का सारा जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है वो आपने अगर एक ही जगह पे कर रखा है। ठीक है, सो अगर आपने पूरा का पूरा पैसा एक ही जगह पे लगा के रखा है, मान लो कि अगर किसी पर्सन के पास 50,000 शेयर्स हैं, ठीक है, सो उन्होंने ऐसा सोचा कि चलो ना हम लोग टाटा के शेयर्स परचेस कर लेते हैं, टाटा मोटर्स के। ठीक है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि टाटा मोटर्स के शेयर्स जो हैं इस वक्त 1,000 रुपीज पे ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि शेयर्स जो है वो 1,200 रुपीज तक पहुंचेंगे। तो इन्होंने सोचा कि अभी शेयर्स परचेस कर लेता हूँ और बाद में इसे 1,200 रुपए पे सेल कर दूंगा, 1,000 पे परचेस करके 1,200 पे सेल करके प्रॉफिट कमाऊंगा। ऐसा आपने एक्सपेक्टेशन थी आपकी और आपने सारा का सारा आपका पैसा मान लो टाटा मोटर्स पे लगा दिया। लेकिन अगर आपकी एक्सपेक्टेशन जो है वो झूठी पड़ गई, टाटा मोटर्स के शेयर्स ने बुरा परफॉर्म किया, टाटा मोटर्स के शेयर के प्राइस बढ़ने की बजाय घट गए, मान लीजिए कि 800 हो गए, तो आपको तो लॉस हो गया ना 200 रुपीज पर शेयर का। ठीक है, आपके पैसे तो डूब गए। तो ये आपको नहीं करना चाहिए, आपको सारा का सारा पैसा एक ही जगह पे नहीं लगाना चाहिए। अभी इन्वेस्टमेंट पे आपको, अगर आपको रिस्क कम करना है तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। क्या होता है डाइवर्सिफिकेशन, रिड्यूसिंग द इन्वेस्टमेंट रिस्क बाय परचेजिंग शेयर्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज ऑपरेटिंग इन डिफरेंट सेक्टर्स। तो आपने पूरा का पूरा पैसा टाटा में न लगाकर आपने अलग अलग कंपनीज के शेयर्स परचेज करने चाहिए थे। ये कंपनीज ऐसी होनी चाहिए जो अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रही है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि मान लीजिए कि आपने अगर सारा पैसा जो है वो मोटर्स में लगा दिया और जो है वो मोटर सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो क्या होगा, जितनी भी कंपनीज उस इंडस्ट्री में है वो तो सारी की सारी डूबेंगी। और उसी समय हो सकता है कि बैंकिंग सेक्टर ने या फिर जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया। तो अगर आपने सारा का सारा पैसा इस मोटर्स में लगा दिया होता तो अब पूरा डूब जाएगा। लेकिन अगर आपने डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में लगाया होता तो सारे के सारे सेक्टर्स एक साथ तो नहीं डूबते, आपका पैसा बच तो जाता, कहीं से तो आपको प्रॉफिट होता। ठीक है, तो अपने रिस्क को अगर कम करना है तो आपको डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया, देखो कि मान लीजिए कि कोई एक पर्सन है मिस्टर ए, जिनके पास यही 50,000 रुपीज है। अब उनने सोचा कि भाई एक जगह पैसा नहीं लगाना, रिस्की है, वही बात है ना, सारा का सारा इन्वेस्टमेंट अगर एक जगह करेंगे, वो इन्वेस्टमेंट अगर सही साबित नहीं हुई पूरा पैसा डूब जाएगा, नहीं करना ऐसा, अलग अलग जगहों पे इन्वेस्टमेंट करो। तो इनने क्या किया, देखो अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का जितना भी 50,000 रुपीज है उसको 4 डिफरेंट कैटेगरीज में इन्वेस्टमेंट किया है। उन्होंने कुछ शेयर्स एसबीआई की खरीदे, 20% इन्वेस्टमेंट एसबीआई में किया, एसबीआई आपको पता है बैंकिंग सेक्टर में। कुछ पैसा उन्होंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में लगाया, टीसीएस में, जो कि आपको पता है कि कंसल्टेंसी बिजनेस में है। उसके बाद कुछ पैसा इन्होंने आईटीसी में लगाया, जो कि बेसिकली एक कंज्यूमर गुड्स कंपनी है, एफएमसीजी। और कुछ पैसा इन्होंने यूनिटेक में लगा दिया। ठीक है, यूनिटेक बेसिकली एक रियल एस्टेट कंपनी है। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया, अलग अलग सेक्टर्स वाली कंपनी में शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया। से होगा क्या, मान लीजिए कि अगर किसी वजह से रियल एस्टेट सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो उसमें आपको लॉस हुआ, तो आपका पूरा पैसा तो अब भी नहीं डूब रहा। ऐसा हो सकता है कि बैंकिंग सेक्टर, कंसल्टेंसी एंड कंज्यूमर सेक्टर्स ने अच्छा परफॉर्म किया, तो इससे क्या होगा, आपको ओवरऑल प्रॉफिट ही हो जाएगा। लेकिन अगर आपने सारा पैसा रियल एस्टेट में लगाया होता तो आपका पूरा पैसा डूब सकता था। तो यहाँ पे आपने देखा कि कैसे डाइवर्सिफिकेशन से आपका रिस्क कम हो सकता है।
ठीक है, मल्टीपल जगहों पे इन्वेस्टमेंट करने से आपका रिस्क काफी हद तक कम हो सकता है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी से डोंट पुट ऑल योर एग्स और इन्वेस्टमेंट इन वन बास्केट और एट वन प्लेस। तो अब नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी आती है पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के साथ ही रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है। क्या होता है पोर्टफोलियो? देखो, पोर्टफोलियो इज नथिंग बट होल्डिंग ऑफ एन इंडिविजुअल और इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन। तो अब आपने डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए जिन भी जगहों पे इन्वेस्टमेंट किया, उन ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट को हम क्या कहेंगे? आपका पोर्टफोलियो। जैसे मिस्टर ए के पोर्टफोलियो में कितनी सिक्योरिटीज हैं? 4 सिक्योरिटीज हैं। उन सिक्योरिटीज के नाम क्या है? एसबीआई, टीसीएस, आईटीसी एंड यूनिटेक। तो मिस्टर ए ने क्या किया? डाइवर्सिफिकेशन किया, एक जगह पे इन्वेस्टमेंट ना करके मल्टीपल जगहों पे इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन जिन जगहों पे आपने इन्वेस्टमेंट किया, उन जगहों के समूह को, ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट को आप क्या कहते हो? आपका पोर्टफोलियो कहते हो। ठीक है, अब हर पर्सन का पोर्टफोलियो अलग हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि अगर मैं अपना पोर्टफोलियो बनाती तो उसमें कुछ और सिक्योरिटीज होती। मिस्टर ए ने ये 4 सिक्योरिटीज चुनी, मेरे पोर्टफोलियो में हो सकता है कि कुछ और कंपनीज होती, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस। ठीक है, तो इस तरीके की कोई कंपनी हो सकती थी। तो पोर्टफोलियो सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन स्ट्रैटेजी हम सब एक ही यूज कर रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि बास्केट ट्रेडिंग क्या होता है। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि एक जगह पे इन्वेस्टमेंट मत करो, मल्टीपल जगह पे इन्वेस्टमेंट करो, पोर्टफोलियो बनाओ। अब मिस्टर ए ने तो अपना पोर्टफोलियो बना दिया, 4 सिक्योरिटी सिलेक्ट कर ली, लेकिन अभी सिक्योरिटीज कैसे सिलेक्ट करी होगी मिस्टर ए ने? अब उसके लिए क्या होता है ना कि आपको मार्केट को एनालाइज करना पड़ता है। आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म करने वाली है, यानी कि आपको प्रिडिक्शन करना पड़ता है कि ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो इसके लिए ना आपको स्टॉक मार्केट की काफी अच्छी समझ होनी चाहिए, ये इस तरीके का एनालिसिस आपको करने आना चाहिए। लेकिन अब आपको क्या लगता है, ये सबको आता होगा इस तरीके का एनालिसिस? और इस तरीके के एनालिसिस करने में ना टाइम भी काफी ज्यादा लगता है, या फिर आपको कोई एक्सपर्ट अपॉइंट करने पड़ेंगे जो आपसे पैसा लेंगे। लेकिन अगर आपको ये सब नहीं करना, आपको टाइम भी नहीं लगाना है, आपको इतना पैसा भी नहीं देना है, और फिर भी आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है, अच्छी अच्छी कंपनीज का आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है, तो आप क्या करेंगे? आप शॉर्टकट रूट अपनाएंगे, आप करोगे बास्केट ट्रेडिंग। तो बास्केट ट्रेडिंग में क्या होता है? बास्केट ट्रेडिंग इज अ फैसिलिटी बाय विच द इन्वेस्टर्स आर इन द पोजीशन टू बाय और सेल ऑल 30 स्क्रिप्ट्स माने शेयर्स हो गए, all 30 scripts of Sensex in the proportion of current weight of Sensex in one go। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? वही मैंने आपको बताया ना, अगर आपको पोर्टफोलियो बनाना है और आपको कंपनीज भी सिलेक्ट नहीं करनी तो मत करो। आपको पता है ना, बीएससी का जो इंडेक्स है उसे हम क्या कहते हैं? सेंसेक्स। और सेंसेक्स में कितनी कंपनीज है? 30 बेस्ट कंपनीज का ग्रुप है सेंसेक्स। और इस 30 कंपनी को किसने सिलेक्ट किया? बीएससी ने खुद ने सिलेक्ट किया। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाऊं, कौन सी कंपनी को चुनूं, तो मत सोचो ना इतना। आप सिर्फ ऐसा कर लो कि आप जितना भी इन्वेस्टमेंट आपको करना है वो आप सेंसेक्स की 30 कंपनीज को आप परचेज कर लो, सेंसेक्स की 30 कंपनीज में आप इन्वेस्टमेंट कर लो। तो ये 30 कंपनी ऑलरेडी सिलेक्टेड है, आपने तो नहीं सिलेक्ट करी, तो आपका टाइम भी बच गया, कॉस्ट भी बच गया। ठीक है, और आप एक ही साथ 30 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर लेते हो। अब यहाँ पे लिखा है कि आप 30 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करो, उसी तरीके से आप जो है वो निफ्टी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। निफ्टी क्या है? एनएससी का इंडेक्स है निफ्टी 50, उसमें 50 बेस्ट कंपनीज का ग्रुप है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इन 50 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो एक साथ। ठीक है, सो इस तरीके से आपका रेडीमेड पोर्टफोलियो बन जाता है। 30 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करो, 30 कंपनीज का सबसे बेस्ट कंपनीज का ग्रुप है वो। लेकिन अब आप सोचते हो कि फिर सब लोग बास्केट ट्रेडिंग क्यों नहीं करते, क्यों बैठ करके जो है वो अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं? क्योंकि बास्केट ट्रेडिंग एक्चुअली काफी एक्सपेंसिव है ना। 30 बेस्ट कंपनीज हैं जिनका मार्केट प्राइस वैसे ही बहुत ज्यादा है। अगर आप इन 30 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने चाहते हो तो फिर आपको काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ सकता है। ठीक है, काफी कॉस्टली पड़ सकता है। अब इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि चलो मैंने 30 कंपनीज परचेज तो करी, लेकिन अब मान लो कि अगर आप 50,000 का इन्वेस्टमेंट करते हो तो मेरे को कौन सी कंपनी के कितना इन्वेस्टमेंट करूंगी, यानी कि कौन सी कंपनी के पास मेरा कितना पैसा जाएगा। तो आपको ये भी सोचने की जरूरत नहीं कि आपको कौन सी कंपनी में कितना इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे मिस्टर रे ने खुद सोचा था कि वो जो है वो एसबीआई में 20% इन्वेस्टमेंट करेंगे, टीसीएस में 30% इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन अगर आप बास्केट ट्रेडिंग करते हो, आपको ये भी सोचने की जरूरत नहीं है कि आपको कौन सी कंपनी में कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट करना है। क्योंकि वो क्या होता है ना कि सेंसेक्स में वो कंपनी का जो वेटेज होगा उसी वेटेज में आपका इन्वेस्टमेंट भी जाएगा। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दूं बस, कि अगर मान लो कि सेंसेक्स में कुछ कंपनीज है, जैसे कि टीसीएस है, वही ले लेते हैं, एसबीआई है, ठीक है, सॉरी एसबीआई है, इन्फोसिस है, और मान लो कि ये अपनी
ITC है, ठीक है, ये कुछ कंपनीज हैं। अब अगर मान लीजिए कि TCS का वेटेज सेंसेक्स पे 10% है, 100% में से टोटल 100% है, और कई और कंपनीज में 30 है, तो TCS का 10% है, 5% आपका SBI का है, इन्फोसिस का मान लो कि आपका 20% है ना, उसी तरीके से ITC का भी 10%। तो अब क्या होगा, आपने अगर 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको 30 कंपनीज के शेयर्स मिल जाएंगे, और 50,000 में से आपको TCS में आपको कितना इन्वेस्टमेंट जाएगा, 10%, क्योंकि सेंसेक्स में TCS का प्रपोर्शन कितना है, 10%, तो आपकी इन्वेस्टमेंट का प्रपोर्शन भी उसी वेटेज में जाएगा, है ना। 10% आपका पैसा कहाँ जाएगा, TCS में। 15% आपका पैसा, 5% आपका पैसा कहाँ जाएगा, SBI में 5%, ठीक है, 2500। 20% यानी कि 10,000 कहाँ जाएगा आपका इन्फोसिस में, ठीक है। तो ये काफी इजी होता है आपके लिए, आपका पोर्टफोलियो भी बन जाता है, आपको कोई सिलेक्शन भी नहीं करना पड़ा, टाइम बचा, पैसा बचा, है ना, लेकिन काफी महंगा है, ठीक है, बस इतना बात याद रखो। फिर हम देखते हैं आपकी नेक्स्ट डेफिनेशन, जो कि है बदला। अब बदला को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि मिस्टर ए है और एक मिस्टर बी है। अब मिस्टर ए ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में। अब ये सोच रहे हैं कि मैं रिलायंस के शेयर्स परचेज करूं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि रिलायंस के जो शेयर्स हैं वो इस वक्त मार्केट में 1000 रुपीज पर शेयर पे बिक रहे हैं, लेकिन ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट में जो रिलायंस के शेयर्स हैं वो 1200 रुपीज तक जाएंगे, 1200 रुपीज तक जाएंगे। तो ये सोच रहे हैं कि अभी शेयर्स परचेज करके फ्यूचर में सेल करके मैं प्रॉफिट कमा लूंगा। लेकिन अब शेयर्स तो परचेज करने हैं, सोच रहे हैं कि 100 शेयर्स परचेज करूं। तो आप समझ रहे हैं 100 शेयर्स परचेज करने के लिए इनको 1 लाख रुपीज की इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब मिस्टर ए के पास इतने पैसे हैं नहीं, तभी क्या करेंगे, परचेज भी करना चाहते हैं लेकिन पैसे भी नहीं, तब कोई टेंशन की बात नहीं है, ये बदला फाइनेंस कर सकते हैं, बदला ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब अगर आपको बदला ट्रांजेक्शन करना है तो आप क्या करेंगे, आपको जो 1 लाख रुपीज चाहिए वो आप किसी और से उधार पे ले सकते हैं। जो बंदा उधार पे पैसे आपको देता है उस बंदे को हम कहते हैं यहाँ पे बदला फाइनेंसर। बदला फाइनेंसर है क्योंकि आपको फाइनेंस कर रहे हैं ना, तो ये बदला फाइनेंसर हो। मान लीजिए कि इस केस में मिस्टर ए मिस्टर बी के पास जाते हैं और उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि ना मुझे रिलायंस के शेयर्स परचेज करने हैं, तो उसके लिए ना आप मुझे 1 लाख रुपीज दे दीजिए, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, मिस्टर बी जो है वो क्या करेंगे, 1 लाख रुपीज ऐसे डायरेक्टली नहीं देंगे, बदला फाइनेंसिंग में ऐसे डायरेक्टली आपको पैसे नहीं मिल जाते। मिस्टर बी क्या करेंगे, वो आपके बिहाफ पे ब्रोकर को ऑर्डर देंगे, ब्रोकर को ऑर्डर देंगे और उनसे कहेंगे कि हमें 1000 रुपीज, हमें 100 शेयर्स चाहिए, किसके, रिलायंस के चाहिए। तो ब्रोकर को ऑर्डर देंगे, तो ब्रोकर को पैसे भी तो देने पड़ेंगे ना, अगर आपको शेयर्स चाहिए। वो पैसे कौन देगा, आप तो नहीं दोगे, मिस्टर ए तो नहीं देगा, कौन देगा, मिस्टर बी देंगे, क्योंकि उनके पास पैसे हैं। तो ब्रोकर को आप पैसे दे दोगे, ब्रोकर आपको शेयर की डिलीवरी दे देगा। अब शेयर की डिलीवरी किसके पास जाएगी, ए के पास नहीं जाएगी, बी के पास जाएगी। बी अपने पास वो शेयर्स रखेगा, और वो शेयर्स कब तक ए को नहीं देगा, जब तक ए जो है ये 1 लाख रुपीज मिस्टर बी को लौटा नहीं देते। तो एक तरीके से आप देखो तो मिस्टर ए के बिहाफ पे मिस्टर बी ने पैसे दिए हैं, एक तरीके से मिस्टर ए को क्या मिला है, लोन मिला है। शेयर्स तो मिस्टर ए के ही हैं, लेकिन रखे किसने अपने पास, मिस्टर बी ने। और कब तक रखेंगे, जब तक मिस्टर ए इस लोन का पैसा 1 लाख रुपीज मिस्टर बी को लौटा नहीं देते। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि लोन जब भी आप किसी से लेते हो तो वापस करते समय आप सिर्फ लोन का पैसा नहीं देते, साथ ही साथ आप इंटरेस्ट चार्ज भी देते हो। तो उसी तरीके से जब आप बदला ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको जो बकाया पैसा होता है, इस केस में 1 लाख रुपीज, उसके साथ साथ आपको जो है वो इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आपको ये जो शेयर्स हैं वो कब मिलेंगे, जैसे मैंने आपको बताया तब मिलेंगे जब आप इसे पेमेंट कर दोगे। तो इस सिचुएशन में आप क्या कर रहे हो पता है, आप जो है वो इन शेयर्स की डिलीवरी को टाल रहे हो, शेयर्स ले नहीं रहे और पेमेंट दे नहीं रहे। डिलीवरी ऑफ शेयर्स एंड पेमेंट ऑफ शेयर्स दोनों को आप क्या कर रहे हो, टाले जा रहे हो, कैरी फॉरवर्ड करे जा रहे हो, ठीक है। तो ये जो कैरी फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन है आपका, ये जो आप टालते जा रहे हो ना डिलीवरी ऑफ पेमेंट को, इसी ट्रांजेक्शन को हम क्या कहते हैं, बदला, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है देखो, बदला क्या होता है, कैरिंग फॉरवर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन फ्रॉम वन सेटलमेंट पीरियड टू नेक्स्ट। आप सेटल ही नहीं कर रहे, आपको जो भी आपने अगर कोई शेयर्स परचेज किए है ना, तो आपको उसकी डिलीवरी 2 दिन के अंदर ले लेनी चाहिए। T+2 टाइम होता है आपके पास, ट्रांजेक्शन डे प्लस 2 डे। क्या होता है ना कि आपको आज अगर आपने बाय का ऑर्डर दिया तो आपको 2 दिन के अंदर पेमेंट कर देनी चाहिए और शेयर्स की डिलीवरी ले लेनी चाहिए। पर अगर आपने बदला ट्रांजेक्शन किया है तो ये करने की आपको जरूरत ही नहीं है। आप जो है वो उस सेटलमेंट पीरियड में 2 दिन में आप जो है वो डिलीवरी भी नहीं ले रहे और पेमेंट भी नहीं दे रहे, बस आप उसे टाले जा रहे हो। और कब तक टालते जाओगे, जब तक कि आपके हाथ में पैसे नहीं आ जाते।
सो कैरी फॉरवर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन फ्रॉम वन सेटलमेंट पीरियड टू द नेक्स्ट विदाउट अफेक्टिंग डिलीवरी और पेमेंट। ठीक है, अब बदला ट्रांजेक्शन अट्रैक्ट द फॉलोइंग पेमेंट। अब ये मुफ्त में तो नहीं होता आपका बदला ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो मैंने आपको बताया एक तो आपको जो है वो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर आपने 1,00,000 रुपीज का लोन लिया है तो आपको इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट को हम बदला ट्रांजेक्शन में दो और नामों से जानते हैं, एक उसको हम कॉन्टेंगो कहते हैं और इसे आप बदला चार्जेस भी कह सकते हैं। अब इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा वो डिपेंड करता है डिमांड सप्लाई के ऊपर। अगर आप जैसे बहुत लोग हैं जो बदला ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, लोन पे शेयर्स खरीद रहे हैं, तो क्या होगा, इस केस में फाइनेंस की डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई इतनी नहीं होगी। तो अगर डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तो आपको पता है कि इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा। ठीक है, सो ये जो इंटरेस्ट रेट कितना होगा वो डिमांड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है, मनी की डिमांड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। साथ ही साथ एक और जो चार्ज है वो आपके ऊपर लगता है वो होता है आपका मार्जिन मनी। मार्जिन मनी कितना होगा वो कौन बताते हैं, स्टॉक एक्सचेंज बताते हैं। तो ये मार्जिन मनी क्या होता है, अब जैसे इस केस में हमने आपको बोला कि आपको 1,00,000 रुपीज की जरूरत पड़ी, तो आपने पूरा का पूरा 1,00,000 रुपीज मिस्टर बी से ले लिया, बदला फाइनेंसर से ले लिया। पर यूजुअली ऐसा नहीं होता। जो स्टॉक एक्सचेंज होंगे वो आपको कहेंगे ठीक है चलो आपको 1,00,000 रुपीज की जरूरत है, 1,00,000 रुपीज पूरे नहीं है, कुछ तो होंगे। तो यहाँ पे आपको स्टॉक एक्सचेंज कहती है कि अगर आपको बदला ट्रांजेक्शन करना है तो कुछ पैसा ना आपको अपने जेब से डालना पड़ेगा, उसे हम उसी पैसे को हम क्या कहेंगे, मार्जिन मनी। तो अगर स्टॉक एक्सचेंज आपको कहती है कि 20% आप घर से ले आओ, ठीक है, तो इस केस में 1,00,000 रुपीज का 20% यानी कि 20,000 रुपए आपके लिए क्या होंगे, मार्जिन मनी। और आप 80,000 का आप लोन ले सकते हो। ठीक है, तो ये दो खर्चे आपको करने पड़ेंगे अगर आपको बदला ट्रांजेक्शन करना है। अब इसे हम बदला क्यों कहते हैं, वैसे तो आप देखो बदला का मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके बदले मिस्टर ए के बदले कौन शेयर्स ले रहा है, मिस्टर बी ले रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, बदला ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हो गया, यहाँ पे देखो नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी ब्लू चिप्स। अब ब्लू चिप्स कोई टाइप की चिप्स नहीं है, बल्कि ये एक टर्मिनोलॉजी है फाइनेंस की जिसमें हम ब्लू चिप किसको कहते हैं, ब्लू चिप आर शेयर्स ऑफ लार्ज वेल एस्टैब्लिश्ड एंड फाइनेंशियली साउंड कंपनीज विद इंप्रेसिव रिकॉर्ड ऑफ अर्निंग एंड डिविडेंड। यानी कि ब्लू चिप हम उन कंपनीज के शेयर्स को कहते हैं जो काफी बड़ी कंपनी है, जो काफी वेल एस्टैब्लिश्ड है, रेप्यूटेड कंपनीज है, मार्केट में उनकी काफी इज्जत है ना। और ऐसा क्यों है, क्योंकि वो फाइनेंशियली साउंड है, वो इंसॉल्वेंट कंपनीज नहीं है कि जिनके पास पैसे की कमी हो, उनके पास काफी ज्यादा पैसा है और जिनका अच्छा खासा रिकॉर्ड है किसका, अर्निंग्स का। काफी लंबे समय से हम देखते हैं कंपनीज को कंसिस्टेंटली गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न कर रही है और अपने शेयर होल्डर्स को कंसिस्टेंट डिविडेंड भी पे कर रही है। ऐसी कंपनीज को आप कहते हैं ब्लू चिप कंपनीज। ठीक है, काफी अच्छी टाइप की कंपनीज को आप कहते हैं ब्लू चिप कंपनीज। तो यहाँ पे आप एग्जांपल में देख सकते हो, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, आईटीसी, रिलायंस, इन्फोसिस, एसबीआई, एचडीएफसी, ये हमारी कंट्री की कुछ ब्लू चिप्स कंपनी है। ठीक है, ब्लू चिप कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो काफी सेफ इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। अब ब्लू चिप कंपनीज देखो, ब्लू चिप कंपनी शेयर्स प्रोवाइड लो टू मॉडरेट करंट यील्ड एंड मॉडरेट टू हाई कैपिटल गेन यील्ड। इसका क्या मतलब है, देखो जब भी आप किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हो ना तो आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, हम ऐसे थोड़ी ना कहीं पे पैसा लगा देते हैं, कुछ तो हमारी एक्सपेक्टेशन होगी ना, कुछ तो हमें रिटर्न भी चाहिए होता है बदले में। तो शेयर्स के सामने ना आपको दो टाइप के रिटर्न मिलते हैं, एक होता है डिविडेंड, रेगुलर डिविडेंड, और ये डिविडेंड आपको कब मिलता है, जब आप कंपनी के शेयर होल्डर होते हो। तो जब तक कि आपके पास शेयर्स हैं, जब तक आपके हाथों में शेयर्स हैं, आप इसे बेचते नहीं हो, तब तक आपको कंपनी क्या देती है, डिविडेंड देती है। अगर कंपनी डिविडेंड अनाउंस करेगी तो आपको भी देगी। डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड वो पोर्शन ऑफ प्रॉफिट होता है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के बीच में बांटती है। तो अगर कंपनी को कई बार अच्छा प्रॉफिट हो जाता है तो उसका कुछ हिस्सा वो अपने शेयर होल्डर्स में बांटती है एज डिविडेंड। तो अगर आप कंपनी के शेयर होल्डर हो तो आपको भी डिविडेंड मिलेगा। अब एक और फायदा आपको मिल सकता है शेयर्स को होल्ड करने से, वो होता है आपका कैपिटल गेन। कैपिटल गेन, अब ये आपको कब मिलता है, कैपिटल गेन जब आप शेयर्स को सेल करते हो, ये आपको सेल करने पे मिलता है। डिविडेंड आपको मिलता है शेयर्स को होल्ड करने पर, और कैपिटल गेन आपको कब मिलता है, शेयर्स को सेल करने पर। कैपिटल गेन क्या होता है, अगर आपने किसी कंपनी के शेयर 100 रुपए में परचेस किए और अगर आप इसे हायर प्राइस 100 रुपए से ज्यादा प्राइस में बेच पाते हो, मान लो 120 रुपीज में बेच दिया, तो जो 20 रुपीज है वही आपका क्या है, कैपिटल गेन है। ठीक है, तो आप समझ रहे हो। लेकिन आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ब्लू चिप कंपनी के अगर आप शेयर्स परचेस करते हो तो ना तो आपको डिविडेंड तो मिलेगा, लेकिन डिविडेंड बहुत हाई नहीं मिलता। ठीक है, आपको लो टू मॉडरेट नॉर्मल डिविडेंड मिलेगा। करंट यील्ड का यहाँ पे मतलब क्या है आपका, डिविडेंड, डिविडेंड ही होता है आपका करंट यील्ड। तो आपको ब्लू चिप कंपनीज डिविडेंड तो देती है, लेकिन ऐसे कोई बहुत ज्यादा डिविडेंड नहीं देती। ऐसा इसलिए क्योंकि उनको जितना भी प्रॉफिट होता है ना तो उसका कुछ पोर्शन ही वो डिविडेंड के रूप में बांटती है, बाकी जो पैसा होता है वो रिजर्व्स में रखती है।
ठीक है, वो उनको कहाँ पे काम आता है, अपने फ्यूचर एक्सपांशन प्लान्स के लिए। अगर कुछ फ्यूचर में प्लान है और एक्सपांड करना है, कुछ नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना है, तो वो उसके लिए यूज करती हैं। लेकिन आपको इन कंपनी के शेयर्स से आपको काफी अच्छा कैपिटल गेन हो सकता है, क्योंकि कंपनी की जो फेस वैल्यू होती है वो कम होगी, लेकिन उनकी मार्केट वैल्यू हाई होती है। ठीक है, तो आप जो है वो कम में परचेज करना और उसे आप मार्केट में ऊंचे दाम पे बेच सकते हो। ठीक है, उनकी मार्केट में डिमांड काफी ज्यादा होती है, तो उनकी मार्केट वैल्यू ज्यादा होती है उनकी फेस वैल्यू से। तो आपको है उनके शेयर्स को सेल करके आपको काफी अच्छा कैपिटल डिविडेंड मिल सकता है, कैपिटल गेन मिल सकता है। इन शेयर्स में प्राइस वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा नहीं होती, यानी कि प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा नहीं होती, यानी कि इन कंपनीज के जो मार्केट के प्राइसेस है वो ऑलमोस्ट स्टेबल रहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि एक बुरी खबर आई और एकदम से इनके शेयर के प्राइसेस गिर गए, या अच्छी खबर आई तो डिमांड एकदम से बढ़ गई और एकदम प्राइस राइज हो गए। इतना हैवी फ्लक्चुएशन आपको इसमें दिखाई नहीं देगा, ऑलमोस्ट मार्केट प्राइस स्टेबल चलते हैं, इसलिए हम इसे मानते हैं कि इसमें इतना ज्यादा रिस्क नहीं होता इन्वेस्टमेंट करने में। ठीक है, फिर होता है बीटा। तो बीटा क्या होता है? So beta is measurement of relationship between stock price of any particular stock and movement of whole market. So beta basically आपको बताता है कोरिलेशन बताता है, रिलेशन बताता है किसके बीच में, दो चीज के बीच में। एक तो जिस भी कंपनी के शेयर्स आपके पास है उस कंपनी के शेयर के बीच में शेयर प्राइस का। अगर आपके पास रिलायंस के शेयर्स हैं तो रिलायंस के जो स्टॉक प्राइस है उसका, और जो पूरा मार्केट, यहाँ पे पूरा मार्केट का मतलब है इंडेक्स। तो जो इंडेक्स जैसे कि बीएससी का सेंसेक्स, बीएससी सेंसेक्स आप ले लो, तो सेंसेक्स और रिलायंस के शेयर्स के बीच में क्या रिलेशन है उसको हम माप सकते हैं बाय फाइंडिंग बीटा। अब बीटा को फाइंड करने के काफी ज्यादा फॉर्मूलाज होते हैं जो यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ हमें बीटा का कॉन्सेप्ट फाइंड करना है, कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, बीटा की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, हाई भी हो सकती है, लो भी हो सकती है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं, मान लीजिए कि आपने किसी कंपनी का बीटा फाइंड किया, रिलायंस का बीटा फाइंड किया, और मान लीजिए कि रिलायंस का बीटा 1.2 आ रहा है, पॉजिटिव 1.2। इसका क्या मतलब? पहले तो आप साइन का इंटरप्रिटेशन समझो। प्लस है तो इसका ये मतलब है कि इंडेक्स की मूवमेंट और रिलायंस के स्टॉक की प्राइसेस दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे, यानी कि अगर बीएससी सेंसेक्स पे आप 100 रुपीज का अप होता है तो आपको स्टॉक प्राइस भी क्या होगा, अप ही जाएगा। ठीक है, यानी कि सेम डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। अगर इंडेक्स अप जाता है तो आपका स्टॉक भी अप जाएगा। माइनस साइन का ये मतलब होता है कि मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होगी, यानी कि अगर आपका इंडेक्स अप जाएगा तो आपका स्टॉक मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि डाउन जाएगा, आपका स्टॉक प्राइस डाउन जाएगा। तो ये तो आपने कोरिलेशन भी पढ़ा होगा, पॉजिटिव मतलब कि सेम डायरेक्शन में मूव करना, नेगेटिव माने कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना। अब आप इस वैल्यू का इंटरप्रिटेशन समझो, ये 1.2 का मतलब क्या? ये 1.2 का क्या मतलब होता है? जैसे मान लो कि अगर मैंने कहा कि अगर बीएससी सेंसेक्स पे हमें जो है वो 100 रुपीज, बीएससी सेंसेक्स पे अगर आपको जो है वो 100 रुपीज का राइज देखने को मिला है, 100 रुपीज का राइज देखने को मिला है, तो बीएससी सेंसेक्स पे अगर आपको 100 रुपीज का राइज देखने को मिला है तो इसका मतलब है कि आपको रिलायंस पे कितना चेंज दिखाई देगा, उसको आप बीटा से माप सकते हो। तो आपको रिलायंस पे 100 इंटू 1.2 का राइज देखने को मिलेगा। अगर ये प्लस है तो रिलायंस पे भी राइज देखने का मिलेगा, कितने प्राइस का, 120 का, 120 का। ठीक है, तो 1.2 का मतलब है कि आपको इंडेक्स पे जितना भी चेंज दिखाई देगा उससे 20% ज्यादा चेंज आपको दिखाई देगा आपके शेयर प्राइस पे। ठीक है, उसी तरीके से अगर मान लो कि किसी कंपनी का बीटा जो है वो मान लो कि वो आ रहा है 0.8, तो 0.8 का मतलब क्या हो गया, ये पॉजिटिव है, तो 0.8 का मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर आपका जो इंडेक्स है वो 100 रुपीज डाउन जाता है, 100 रुपीज मान लो डाउन जा गया तो पॉजिटिव है, उसका मतलब है आपका शेयर प्राइस भी डाउन ही जाएगा, पर कितना, 100 इंटू 0.8, यानी कि आपका शेयर प्राइस 80 रुपीज डाउन जाएगा। ठीक है, सो बीटा का ये मतलब होता है। तो अभी मैं आपके सामने एक क्वेश्चन यहाँ पे पुट कर रही हूँ, जो आप मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, उससे मुझे पता चलेगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया भी है या नहीं। मेरा क्वेश्चन है आपसे, मान लो कि अगर किसी कंपनी का बीटा आ रहा है, किसी कंपनी का बीटा आ रहा है -0.9, ठीक है, -0.9, और अगर आपको इंडेक्स पे जो है वो 50 रुपीज का इंक्रीज दिखाई दिया है, तो आपके स्टॉक प्राइस पे क्या चेंज होगा और कितना चेंज होगा, वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी यहाँ पे बोनस। ठीक है, बोनस,
तो बोनस के बारे में क्या लिखा है यहाँ पे, फ्री अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स मेड इन प्रपोर्शन टू एग्जिस्टिंग शेयर्स आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स। तो क्या होता है ना कि देखो कई बार जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, जितना भी उन्हें प्रॉफिट होता है वो पूरा का पूरा डिविडेंड के रूप में तो नहीं बांटती, कुछ पैसा वो लोग जमा करती हैं रिजर्व्स के तौर पे। तो जब ये रिजर्व्स काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं तो कंपनी सोचती है कि क्यों ना हम इन रिजर्व्स का यूज करके अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मुफ्त में कुछ शेयर्स दें। तो मुफ्त में जो आपको शेयर्स मिलते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, आपके बोनस शेयर्स। अब जब भी कंपनी बोनस शेयर्स इशू करती है तो उसके लिए कंपनी एक प्रपोर्शन यानी कि एक रेशियो बताएगी। जैसे कि इस केस में मैंने आपको लिखा है कि 2:1। तो 2:1 रेशियो का क्या मतलब होगा, 2:1 रेशियो का मतलब है कि जिन भी शेयर होल्डर्स के पास इस वक्त 2 शेयर्स हैं तो उसको उनके बदले 1 शेयर मुफ्त में मिलेगा। ठीक है, 2 के बदले 1 शेयर आपको मुफ्त में मिलेगा। तो अगर आपके पास 10 शेयर्स हैं तो 10 के बदले आपको कितने मिलेंगे, 5 शेयर्स आपको फ्री में मिल जाएंगे। अभी हमें फ्री का क्या मतलब है, फ्री का क्या मतलब होता है, देखो यूजुअली जब भी आप किसी भी कंपनी के शेयर्स परचेज करते हो तो आपको मुफ्त में थोड़ी ना मिलते हैं, उसकी कुछ वैल्यू होती है जो आपको पे करनी पड़ती है। लेकिन अगर आपको बोनस शेयर्स मिले हैं तो समझो कि आपको शेयर्स भी मिल जाएंगे लेकिन आपकी जेब से 1 रुपया भी नहीं जाएगा, आपको कुछ पैसे नहीं पे करना। ये मुफ्त के शेयर्स हैं जिसके ऊपर आपको कोई वैल्यू पे नहीं करनी है। ठीक है, ये फुल्ली पेड अप होते हैं आपके लिए। तो अब क्वेश्चन आता है तो फिर इसकी पेमेंट करता कौन है, चलो हम तो नहीं कर रहे, शेयर होल्डर्स तो नहीं कर रहे इसकी पेमेंट, मुफ्त में ले रहे हैं, तो पेमेंट कौन कर रहा है, यहाँ पे मैंने टिक किया, यहाँ पे आप देखो ये पेमेंट आती है कंपनी के एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स में से, रिजर्व्स को यूज करके जो कंपनी है वो बोनस शेयर्स इश्यू करती है। यहाँ पे आप देखो मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है, यहाँ पे मान लीजिए कंपनी है, बोनस शेयर से पहले ये पोजीशन है कि कंपनी के पास 10,000 शेयर्स हैं, हर शेयर की फेस वैल्यू कितनी है 10 रुपीज, यानी कि कंपनी के पास 1 लाख रुपीज का इक्विटी कैपिटल है। अब रिजर्व्स, कंपनी के पास रिजर्व्स कितने हैं इस समय 80,000, तो कंपनी की बुक वैल्यू कितनी हुई, रिजर्व्स प्लस इक्विटी, बुक वैल्यू कितनी है 1,80,000 है। ये शेयर होल्डर्स की वेल्थ है। ठीक है, ये जो रिजर्व्स होते हैं इक्विटी होते हैं वो किसके होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स के होते हैं ना, तो ये इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ है 1,80,000 बिफोर बोनस इशू। अब हम देखते हैं कि क्या बोनस इशू के बाद इस वेल्थ में कोई चेंज आता है, बुक वैल्यू में कोई चेंज आता है क्या। तो बुक वैल्यू बोनस शेयर आपको पता है कि कंपनी ने 2:1 के रेशियो में इशू किया, यानी कि हर 2 शेयर्स के बदले 1, तो 10,000 शेयर्स के बदले कितने इशू होंगे 5,000, तो 10,000 तो ऑलरेडी थे, 5,000 और लिए, तो आपका टोटल कैपिटल क्या है बढ़ जाएगा, है ना। अब कितना हो जाएगा 15,000 आपके शेयर्स हो जाएंगे और 10 रुपए की फेस वैल्यू के हिसाब से आपका 1,50,000 का इक्विटी कैपिटल है। तो कंपनी ने जो है वो 50,000 रुपए के बोनस से इशू किए हैं, जिसका पैसा वो शेयर होल्डर से नहीं लेने वाली, इसका पैसा कहां से लाएगी, 50,000 रुपए कहां से लाएगी, अपने एक्यूमुलेटेड रिजर्व में से। तो एक्यूमुलेटेड रिजर्व आपकी बुक्स में 80,000 दिख रहे हैं, 80,000 में से कंपनी 50,000 रुपीज यूज कर देगी, तो आपके वो 50,000 रुपीज कम हो जाएंगे आपके रिजर्व में, और आपके रिजर्व कितने दिखेंगे अब 30,000 के आपके रिजर्व दिखाई देंगे। आती बात समझ में, 30,000 के आपके रिजर्व दिखेंगे। अब थोड़ा देखो कि क्या आपकी बुक वैल्यू चेंज हुई, देखो अब 1,50,000 प्लस 30 बुक वैल्यू तो अब भी वही है, यानी कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपको बोनस शेयर मिल भी जाते हैं तो। क्यों ऐसा, क्योंकि रिजर्व्स भी शेयर होल्डर्स के होते हैं और कैपिटल भी शेयर होल्डर्स का ही होता है। तो पहले ये पैसा जो रिजर्व का पार्ट था, ठीक है, वो अब मैंने कहाँ डाल दिया, कैपिटल में डाल दिया। मैंने सिर्फ रिजर्व्स का कैपिटलाइजेशन किया है, जो पहले पैसा रिजर्व में था उसको कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। देखा जाए तो रिजर्व भी शेयर होल्डर्स के, कैपिटल भी शेयर होल्डर्स के, तो 30,000 पहले पहले पैसे रिजर्व में थे, अब मैंने उसको कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, यानी कि एक हाथ से पैसे लेकर के दूसरे हाथ में डाल दिए, एक जेब से पैसे निकाल के दूसरे जेब में डाल दिए, तो इससे शेयर होल्डर्स की वेल्थ पे ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता, है ना। तो बोनस शेयर डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एडिशनल वेल्थ टू द शेयर होल्डर, आपकी जो वर्थ है वो बढ़ना नहीं है इससे, इसमें सिर्फ हम क्या करते हैं, रिकैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व इनटू इक्विटी कैपिटल। वही मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, सिर्फ रिजर्व को हम कैपिटलाइज कर देते हैं, रिजर्व का पैसा हम इक्विटी कैपिटल में ले जाते हैं, उतना ही होता है। लेकिन अब जब भी कंपनी बोनस शेयर अनाउंस करती है कि भाई आने वाले कुछ समय में हम बोनस शेयर इशू करेंगे, तो इससे क्या होता है ना, मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट आ जाता है, ठीक है, और उस कंपनी के शेयर्स की डिमांड बढ़ने लग जाती है। डिमांड बढ़ने के कारण क्या होता है, प्राइसेस अप जाते हैं, यानी कि आपको बुलिश एक इम्पैक्ट दिखाई देता है, ठीक है। पॉजिटिव इम्पैक्ट के कारण, डिमांड बढ़ने के कारण जो है वो प्राइसेस बढ़ने लग जाते हैं अगर बोनस अनाउंस होता है। फिर आप देखो बुक क्लोजर क्या होता है, तो बुक क्लोजर क्या है कि द डेट बिटवीन विच द कंपनी कीप्स इट्स रजिस्टर ऑफ मेंबर्स क्लोज्ड फॉर अपडेटिंग प्रायर टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड
और इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स और डिबेंचर्स। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बुक क्लोजर बेसिकली वो टाइम पीरियड होता है जिसके लिए कंपनी अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर को क्लोज रखती है। रजिस्टर ऑफ मेंबर को क्लोज रखने का क्या मतलब है, तो बुक क्लोजर वो टाइम पीरियड होता है जिस टाइम पे कंपनी कोई भी ट्रांसफर रजिस्टर नहीं करेगी। ये आपको पता है कि जो पब्लिक कंपनी होती है उसके शेयर्स होते हैं ना, फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, आप उसे जब चाहे तब किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो। फिर जिसको ट्रांसफर हुए उसके नाम कंपनी कहाँ पे डालती है, अपने आरओएम में डालती है, ठीक है। अब ये तो क्या है कि सारे टाइम ही कंटिन्यूस बेस पे कंपनी के शेयर्स जो है वो खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, तो बार बार क्या है कि शेयर होल्डर्स के नाम चेंज होते रहते हैं। अब अगर कंपनी कोई बोनस शेयर इशू करती है, डिविडेंड इशू करती है, तो कंपनी को अनाउंस करती है अगर डिविडेंड या बोनस, तो कंपनी को ये तो पता करना पड़ेगा ना कि किनको देना है ये, एक्चुअली में वो कौन से शेयर होल्डर हैं जिनको कंपनी ये डिविडेंड या फिर ये बोनस वगैरह देगी। तो उन लोगों के नाम की लिस्ट फाइनलाइज करने के लिए कंपनी क्या करती है, बुक क्लोजर करती है। कंपनी अनाउंस कर देती है कि देखो, मान लीजिए कि फर्स्ट जैन से लेकर के 30 जैन तक कंपनी ऐसा अनाउंस करती है कि 1 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक हमारे जो बुक्स है आरओएम जो वो क्लोज रहेगा। इसका ये मतलब होगा कि इस ड्यूरेशन में आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर आपको ट्रांसफर करना है तो आप इससे पहले कर दीजिए, ठीक है। अगर आपने इससे पहले ट्रांसफर किए और आपका नाम आरओएम में चढ़ जाता है तो ही हम आपको क्या देंगे, डिविडेंड देंगे, बोनस देंगे, ठीक है। तो ये वो टाइम पीरियड होता है जिसमें आरओएम आपका क्लोज रहता है, ताकि कंपनी अपडेट कर सके, एक फाइनल लिस्ट बना सके उन लोगों की जिनको डिविडेंड एंड बोनस शेयर देने बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी यहाँ पे बिजनेस रिस्क। तो बिजनेस रिस्क क्या होता है, ठीक है। आपको पता है कि जब भी आप बिजनेस करते हो तो उसमें रिस्क है। आपको पता है कि जो प्रॉफिट होते हैं वो कोई एकदम फिक्स नहीं होते कि आपको हर साल हर महीने इतना का इतना प्रॉफिट मिल ही जाएगा। रिस्क तो बिजनेस का एक पार्ट है, मेन पार्ट है, ठीक है। तो आप बिजनेस की जो रिस्क होते हैं उसको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक होता है आपका बिजनेस रिस्क और दूसरा होता है आपका फाइनेंशियल रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या होता है, वो सारे रिस्क जो फाइनेंशियल रिस्क नहीं है, रिस्क अदर देन फाइनेंशियल रिस्क आर कंसिडर्ड एज बिजनेस रिस्क। तो ये फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है, फाइनेंशियल रिस्क तब आता है आपके पास जब आपने डेट यानी कि बोरोड फंड्स लिए हैं। जब कभी कंपनी जो है वो अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए कोई लोन लेती है, डिबेंचर्स या बॉन्ड्स इशू करती है, तो इस सिचुएशन में कंपनी के सर पे एक रिस्क क्रिएट हो जाता है। वो रिस्क क्या है, हम सबको पता है कि जब भी कंपनी डेट इशू करती है तो उस पे कंपनी को इंटरेस्ट पे करना कंपलसरी होता है। ये इंटरेस्ट और ये जो भी आपने लोन लिया है उसके प्रिंसिपल पेमेंट कंपलसरी होती है, चाहे आपको प्रॉफिट हुआ हो चाहे आपको लॉस हुआ हो, आपको इंटरेस्ट और जो इंस्टॉलमेंट है लोन की वो तो आपको चुकानी ही पड़ती है। और अगर मान लो कि किसी साल कंपनी को लॉस हुआ, पैसे ही नहीं है, कहां से चुकाएंगे इंटरेस्ट, कहां से चुकाएंगे प्रिंसिपल, कंपनी ने क्या किया, डिफॉल्ट किया। ऐसी सिचुएशन में इस कंपनी को इंसॉल्वेंट भी करार दिया जा सकता है और कंपनी का बिजनेस भी बंद करवाया जा सकता है। तो ये रिस्क आपके सर पे जो इंसॉल्वेंसी का रिस्क आया, वो क्यों आया, क्योंकि आपने डेट इशू किया। अगर आप डेट इशू ना करते तो ये रिस्क ना होता, ठीक है। इंसॉल्वेंसी का रिस्क हमारे सर पे क्यों आया, क्योंकि हमने डेट इशू किया, ठीक है। तो वो सारा रिस्क जो आपको डेट इशू करने पर आता है, ये रिस्क कि आप नहीं चुका पाओगे, इंसॉल्वेंट हो जाओगे, बिजनेस बंद हो जाएगा, ये सारा रिस्क को हम क्या कहते हैं, आपका फाइनेंशियल रिस्क। और अगर आपने डेट इशू ही नहीं किया तो क्या लगता है आपको, कोई रिस्क नहीं होगा आपके बिजनेस में, तब भी रिस्क होता है। डेट इशू ना किया तो उसके अलावा जो आपके बिजनेस में रिस्क होते हैं उन सबको हम क्या कहते हैं, बिजनेस रिस्क। जैसे कि आपको पता है नेचुरल रिस्क या कुछ मैनमेड रिस्क भी होते हैं, है ना। नेचुरल रिस्क जैसे कि भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, ठीक है, ऐसे सारे रिस्क, इनकी वजह से भी आपके बिजनेस के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। मैनमेड रिस्क जैसे कि आपकी शॉप पे किसी ने आग लगा दी, वर्कर स्ट्राइक पे चले गए, है ना, गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी, टैक्सेशन बढ़ा दिया, तो ऐसे सारे रिस्क की वजह से भी आपका प्रॉफिट कम होता है, ठीक है। तो उन सारे रिस्क को हम क्या कहेंगे, बिजनेस रिस्क। तो क्या बोल रहे हैं, रिस्क इनहेरेंट इन द फर्म्स ऑपरेशन इफ इट यूजेस नो डेट। अगर आपने डेट नहीं इशू किया है तो उसके अलावा जितना भी रिस्क है जो आपके बिजनेस का एक मेन पार्ट है, जिनसे आप बच नहीं सकते, नेचुरल रिस्क, मैनमेड रिस्क से आप बच नहीं सकते, ये आपके बिजनेस का एक इनहेरेंट पार्ट है, उस रिस्क को हम क्या कहते हैं, बिजनेस रिस्क। नेक्स्ट डेफिनेशन काफी सिंपल है, बायर। तो बायर वो ट्रेडिंग मेंबर होता है जिसने परचेज का ऑर्डर प्लेस किया है। तो अगर आप ये ऑर्डर प्लेस करते हो अपने ब्रोकर के पास कि मुझे जो है वो रिलायंस के 100 शेयर्स परचेज करने हैं, तो आप क्या कहलाओगे, आप बायर कहलाओगे, सिंपल डेफिनेशन। कमोडिटीज, सो कमोडिटीज क्या होती है, कमोडिटीज बेसिकली इंक्लूड व्हाट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड नेचुरल प्रोडक्ट। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जैसे कि भाई वीट हो गया, राइस हो गया, है ना, इस तरीके की जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं,
मेज है ना, मकई, उस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि आपको पता है ऑयल है, क्रूड ऑयल, मेटल्स है, गोल्ड सिल्वर है, तो ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज, इसको भी हम क्या कहते हैं, कमोडिटीज कहते हैं। अब जैसे शेयर बाजार होता है ना, जहाँ पे शेयर्स की खरीदी बेची होती है, उसी तरीके से कमोडिटी मार्केट भी होता है, ठीक है, जहाँ पे कमोडिटीज की खरीदी बेची होती है, बायर्स और सेलर्स कमोडिटी की ट्रेडिंग करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट दैट आर यूज्ड फॉर कॉमर्स, कमोडिटीज क्या होती है जो आपको बिजनेस में काम आती है, ट्रेडिंग में काम आती है, और इसकी ट्रेडिंग कहाँ करते हैं हम, एक सेपरेट ऑथोराइज कमोडिटीज प्लेटफॉर्म में। तो जो कमोडिटीज मार्केट होता है वो शेयर बाजार से अलग चलता है, ठीक है, इसके जो बायर्स और सेलर्स होते हैं, इसके जो नियम होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं, इसका प्लेटफॉर्म ही बिल्कुल अलग होता है। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन कौन सी है, कमर्शियल पेपर। तो कमर्शियल पेपर भी एक समझो एक टाइप का लोन ही है, ठीक है, एक टाइप का लोन ही है, बोरोड फंड्स का ये एक पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कमर्शियल पेपर आर अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट of large firms usually in the denomination of 1 lakh or more and having the interest rate somewhat below the prime lending rate of commercial bank। तो क्या बोलना चाहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं यहाँ पे कमर्शियल पेपर। तो जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वेल स्टैब्लिश्ड रेप्यूटेड कंपनीज, जिनका जो है वो एकदम रिकॉर्ड रहा है अच्छे प्रॉफिट्स का, डिविडेंड का, बस वही कंपनीज जो है वो कमर्शियल पेपर इशू करके लोन ले सकती हैं। तो छोटी मोटी कंपनीज हैं या जिनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, उन्हें कमर्शियल पेपर इशू करने की परमिशन नहीं होती। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो कमर्शियल पेपर इशू करती हैं। कमर्शियल पेपर बेसिकली एक अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि जिन भी लोगों ने कंपनी को लोन दिया है कमर्शियल पेपर लेकर के, उनको जो है सामने कोई भी सिक्योरिटी नहीं मिलती। तो कल को अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है तो आपके पास कोई भी मतलब ऐसा एसेट नहीं है जिसको आप सेल करके अपना पैसा रिकवर कर सको। तो थोड़ा रिस्की इंस्ट्रूमेंट हो गया कमर्शियल पेपर। पर यह है कि शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म यानी कि मैं आपको बताऊं, कमर्शियल पेपर की जो मेच्योरिटी होती है वो मिनिमम 15 डेज की एंड मैक्सिमम जो है वो आपकी 1 ईयर की होती है। तो मिनिमम 15 दिन और मैक्सिमम आपको 1 साल के अंदर अंदर इसका पैसा लौटाना ही पड़ता है। अब क्योंकि ये शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है, तो मैंने आपको बताया है अपनी फर्स्ट पार्ट में, जितने भी शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है वो किसका पार्ट बनते हैं, आपके मनी मार्केट का। तो ये मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। और मनी मार्केट को कौन कंट्रोल करता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि मनी मार्केट की कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन है, ठीक है। तो मुझे पता चलेगा कि आपने पार्ट 1 कितना अच्छे से देखा है, ठीक है। मनी मार्केट को कौन कंट्रोल करता है ये आपको बताना है। तो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है और ये प्रॉमिसरी नोट है, यानी कि कंपनी जब कमर्शियल पेपर इशू करती है तो आपको एक सर्टिफिकेट देगी जिसपे कंपनी आपको प्रॉमिस करती है। प्रॉमिस क्या करती है कि जो आपसे हमने जितना भी पैसा लिया है वो अमाउंट लिखेगी, ये पैसा आपको इस पर्टिकुलर ड्यू डेट पे हम इंटरेस्ट के साथ दे देंगे। ऐसा आपको एक नोट मिलता है जिसको फिर आप मैच्योरिटी डेट पे दिखा के अपना पैसा वापस ले सकते हो। अब कमर्शियल पेपर लेकिन काफी महंगा होता है, ठीक है। एक कमर्शियल पेपर की वैल्यू 1 लाख रुपीज या उससे ज्यादा की भी हो सकती है। इंडिया में जो कमर्शियल पेपर हम इशू करते हैं उसकी मिनिमम वैल्यू 5 लाख रुपीज होती है, 1 लाख रुपीज नहीं होती, 5 लाख रुपीज। तो कमर्शियल पेपर काफी महंगा है, ठीक है। अगर आपने कमर्शियल पेपर में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके पास मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ 5 लाख रुपीज होनी चाहिए। यहाँ पे आप याद रखो 1 लाख रुपीज आपकी बुक में दिया हुआ है, तो आप 1 लाख रुपीज को याद रखो। अब ये लोन है तो आपको इस पे इंटरेस्ट भी मिलता है, लेकिन अब कंपनीज जो है वो कमर्शियल पेपर को ज्यादा प्रीफर करती है कंपेयर टू बैंक लोन, क्योंकि बैंक लोन पे कंपनीज को जितना इंटरेस्ट देना पड़ता है ना, उससे कम इंटरेस्ट वो देती है आपको कमर्शियल पेपर पे, ठीक है। सो इंटरेस्ट जो इस पे होता है वो बैंक रेट से, बैंक लैंडिंग रेट से काफी कम होता है। ये कंपनीज के लिए एक्चुअली फायदेमंद है। अगर उन्हें शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए तो सस्ते रेट पे बिना कोई सिक्योरिटी दिए वो लोन ले सकती है, ठीक है। फिर आता है आपका कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। तो नाम से आपको पता चल रहा है कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज का क्या मतलब है, ऐसी सिक्योरिटीज जिसको आप किसी और सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर सको, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, अ सिक्योरिटी जैसे कि बॉन्ड, डिबेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर्स issued by the issuer that can be converted into other securities of the issuer are known as convertible securities। तो मान लीजिए कोई कंपनी है जिसने बॉन्ड इशू किए थे, ठीक है। तो अगर आपने बॉन्ड खरीदे तो आप कंपनी के क्या बन जाते हो, क्रेडिटर्स। लेकिन कंपनी ने जब ये बॉन्ड इशू किए थे तभी आपको उसके टर्म्स एंड कंडीशंस में कंपनी ने आपको बता दिया था कि भैया देखो कि आज हम ये बॉन्ड इशू कर रहे हैं, पर आज से 3 साल बाद, आफ्टर 3 इयर्स, कंपनी के पास ये ऑप्शन होगा, कि कंपनी चाहे तो इसको शेयर्स में कन्वर्ट कर सकती है, ठीक है। सो अगर कंपनी अपना ये ऑप्शन एक्सरसाइज करती है तो 3 साल के बाद कंपनी क्या करेगी, इस बॉन्ड को शेयर्स में कन्वर्ट कर देगी, और अब आप कंपनी के क्या बन जाओगे, आपको बॉन्ड के बदले कंपनी शेयर दे देगी और आप अब बन जाओगे कंपनी के शेयर होल्डर, यानी कि आप अब कंपनी के बन जाओगे ओनर। तो कल तक आपको इंटरेस्ट पेमेंट मिल रहा था, अब आपको डिविडेंड पेमेंट मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा समझो।
अब ये जो कन्वर्शन है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि इशूअर के ऑप्शन पे हुआ, इशूअर के ऑप्शन पे जिसने बॉन्ड इशू किया था उसने टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा था कि ये हमारे पास ऑप्शन है कि हम 3 साल के बाद इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कई केस में ये ऑप्शन जो है वो बॉन्ड होल्डर को भी दिया जाता है, यानी कि अगर आपने इस कंपनी का बॉन्ड खरीदा है तो ये ऑप्शन आपके पास होगा कि अगर आप चाहो तो इसे एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इसे कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप इस बॉन्ड पे जितना पैसा बनता है वो आप लेकर के बॉन्ड को जो है वो रिडीम भी करवा सकते हो। ठीक है, वही बात लिखी है कि कन्वर्शन जो है वो यूजुअली एट द ऑप्शन ऑफ होल्डर होता है, लेकिन कई बार इशूअर अपने पास भी ये ऑप्शन रिजर्व रखता है कन्वर्शन का। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का कुछ मतलब नहीं, बस वही है मर्जर, आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी मर्जर, है ना। तो ये बिजनेस कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन है किसका, दो या दो से ज्यादा कंपनीज क्या करती हैं, मिल करके बिजनेस करती हैं। तो combination of two or more entities that occurs when the entity transfer all their net assets to the new entity created for the purpose। तो क्या होता है ना, जैसे कि आपका रियल लाइफ एग्जांपल हम ले ले, वोडाफोन हो गया, आपको पता है वोडाफोन और आइडिया। तो कल तक ये कंपनी अलग अलग काम कर रही थी, अब इन्होंने क्या किया, मर्ज हो गई, कंबाइन कर दिया। ठीक है, कंबाइन किया और एक नई कंपनी क्रिएट करी ना, एक न्यू कंपनी क्रिएट करी जिसका नाम क्या है, वोडाफोन आइडिया। तो वोडाफोन आइडिया नाम की कंपनी क्रिएट कर ली। इसके बाद क्या हुआ, अब वोडाफोन भी नहीं है, आइडिया भी नहीं है, बस एक तीसरी कंपनी काम करती है जिसका नाम क्या है, वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन के जितने भी नेट एसेट्स थे, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, नेट एसेट्स उसको कहते हैं ना, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो वोडाफोन के जितने भी एसेट्स थे, लायबिलिटीज थी, और आइडिया के जितने एसेट्स थे, लायबिलिटीज थे, वो उन्होंने किसको ट्रांसफर कर दिए, इस न्यू एंटिटी को ट्रांसफर कर दिए। अब इस न्यू एंटिटी को कौन कंट्रोल करता है, वोडाफोन के ओनर्स और आइडिया के ओनर्स ज्वाइंटली इस न्यू कंपनी को कंट्रोल करते हैं और मिलके इस बिजनेस को चला रहे हैं। ठीक है, तब क्वेश्चन ये आता है कि भाई कंपनीज इस तरीके से करती क्यों है, कंबाइन करती क्यों है। ठीक है, तो क्यों कंबाइन करती है, देखो कई रीजन हो सकते हैं। जैसे वोडाफोन आइडिया के केस में तो आपको पता है कि जियो के आने के बाद जो है वो कंपनीज की हालत काफी खराब हो गई थी, मार्केट में थ्रेट, कंपटीशन का थ्रेट काफी ज्यादा बढ़ गया था, लॉसेस के ऊपर लॉसेस हो रहे थे। तो इन दोनों कंपनी से सोचा कि भाई इतना थ्रेट है मार्केट में, तो अलग अलग से तो बिजनेस करना हो नहीं रहा, तो मिलके अगर बिजनेस करते तो क्या होगा, दोनों की स्ट्रेंथ कंबाइन होगी और इस थ्रेट से हम निपट पाएंगे। ऐसा सोच करके इन्होंने क्या किया, कंबाइन किया था। तो थ्रेट से निपटने के लिए भी आप कंबाइन कर सकते हो। कई बार हम मोनोपोली क्रिएट करने के इंटेंशन से भी कंबाइन करते हैं, है ना, कंपटीशन कम करने के इंटेंशन से। तो अगर इन्हें ऐसा लगता है कि भाई अलग अलग हैं जब तक हम, तब तक हम एक दूसरे को हराने के लिए काफी ज्यादा खर्चा कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट के ऊपर, है ना, फायदा तो सिर्फ कस्टमर का हो रहा है, हमारा तो कुछ फायदा नहीं हो रहा। तो ये कंपटीशन के पीछे खर्चा ना करना पड़े, इसलिए ये लोग क्या सोचते हैं, चलो मर्ज हो जाते हैं, एक कंपनी मिलकर के काम करते हैं, दोनों का इसमें ही भला है। तो ऐसे इस तरीके के कई रीजन हो सकते हैं जिनके लिए क्या है कि आप जो है वो मर्ज या कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। देखो ये सब वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ और आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको लाइक बटन को क्लिक करना है और सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना है। नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगी। थैंक यू सो मच।